पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में देखेंगे SRS डाटा नमूना। SRS डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सैंपल स्टेशन सिस्टम। SRS डाटा लेटेस्ट पॉपुलेशन का डाटा है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर से संबंधित प्रमुख आंकड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सितंबर 2025 में जारी किया गया था। यह डाटा लेटेस्ट है, अभी तक का 3 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया है, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2023 के संदर्भ में, यानी आंकड़ों का आधार वर्ष क्या है, 2023 वर्ष है। 2023 बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर सबसे कम शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मणिपुर 1000 पर 3 इतना रहा। सबसे कम शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR रहा है इसका, वो मणिपुर का रहा है। जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 37 1000 पर रहा है। तो ये मणिपुर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना। सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, मणिपुर। और सर्वाधिक मृत्यु दर वाला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जिनमें जो है आंकड़ा रहा है 37 प्रति हजार पर। जन्म दर, बर्थ रेट के बारे में और चीज यहाँ दिया गया है। विगत 5 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर शोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हजार से गिरकर 2023 में 18.4 प्रति हजार, वर्ष 2022 में 19.1 पर आ गया है। तो यहाँ पर याद रखना 2023 में कितना आ गया है जन्म दर घटकर, तो 18.4% है। 18.4 ये प्रति हजार है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये विगत 50 वर्षों में बहुत अधिक तेजी से गिरा है, 36.9 से 1971, क्योंकि 1971 की जनगणना को बहुत इम्पोर्टेंट जनगणना माना जाता है। और वहाँ से लगभग जो है आधी जन्म दर रह गया है, 50%। शहरी क्षेत्रों में जन्म दर 14.9 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 20.3 है। शहरी क्षेत्रों में कितना है, लगभग 15 प्रति हजार, और यहाँ पर 20 प्रति हजार है, और वही एवरेज मिलाकर 18 प्रति हजार है। वर्ष 2023 के संदर्भ में भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार, सबसे कम जन्म दर तमिलनाडु की रहा है। बड़े राज्यों की बात किया जाए तो सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पर है, ये बिहार में, और सबसे कम आपका तमिलनाडु में, जो कि 12 प्रति हजार है। अब केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर मिला लिया जाए तो उस जन्म दर और कम हो जाता है, और इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 10% ही जो है, आप 10% क्या कहेंगे, 10 प्रति हजार यहाँ पर जन्म दर हो जाती है। क्योंकि यहाँ तमिलनाडु दिया है ना, तो ये बड़े राज्यों को मिलाकर दिया है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे तो सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जन्म दर वहाँ पर कितना है, 10 है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 में सभी भारतीय राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य, शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य तो बिहार है ही, दूसरे पर उत्तर प्रदेश में देखिए कितना है, 23.6%, 23.6 प्रति हजार, ये है कहाँ, यहाँ पर जो है जन्म दर। दूसरा सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं न्यूनतम जन्म दर, अभी हम लोगों ने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरे पर गोवा है,
दूसरे पर क्या है, गोवा, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये 5 राज्य है यहाँ पर दिया गया है। 3 राज्य याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। ये 2022 का आंकड़ा है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट ही आपको याद करना है। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, डेथ रेशियो क्या है देखते हैं। डेथ रेशियो उस समय 2023 में हो गया है 6.4 प्रति हजार। डेथ रेशियो कितना हो गया, 6.4 प्रति हजार। 1971 में कितना था, 14.9, यानी कि 15 से घटकर 6.4 हो गया है। इसमें से यही याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 प्रति हजार है और शहरी क्षेत्रों में 5.7 प्रति हजार है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है उतना, और शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी होती है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु दर कम रहता है। अब राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक जो मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। देखिए इसमें वही राज्य आएंगे प्रथम द्वितीय तृतीय या शीर्ष स्थान पर, जहाँ पर क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा दूसरे पर, तीसरे पर पंजाब, केरल। केरल ये किस पर है, जो है केरल। हालांकि यहाँ पर ये विकसित राज्य है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर से भी कम रहता है जन्म दर। तो यहाँ पर ये 4-5 राज्यों को ही देख लेना है क्रम से। सभी राज्यों में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 4 राज्य कौन कौन से, चंडीगढ़, दिल्ली, मणिपुर दोनों इक्वल है। उसके बाद सिक्किम, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये आप जरूर याद रखेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। शीर्ष मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, अभी हम लोगों ने देखा सबसे कम शीर्ष मृत्यु दर कहाँ है, ये मणिपुर है। मणिपुर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि मणिपुर में 3 है। भारत में टोटल औसत मृत्यु दर कितनी हो गई है, तो देखिए 2023 में 25 प्रति हजार, 25 प्रति हजार, ये है क्या, शिशु मृत्यु दर है 25 प्रति हजार। उसके बाद सबसे न्यूनतम मिनिमम कितना है, मणिपुर का है, मणिपुर यानी कि यहाँ पर कितना, 3 प्रति हजार है। और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ शिशु मृत्यु दर कहाँ पर, छत्तीसगढ़, और जो है दूसरा छत्तीसगढ़, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर उत्तर प्रदेश, ये तीनों इक्वल हैं, बराबर है। कितना है यहाँ पर, 37 है। शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 शीर्ष केंद्र राज्यों के देशों को मिलाकर दिया जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो एक हो गया 37। उसके बाद मेघालय, ठीक, मेघालय, असम, उड़ीसा दोनों बराबर है, 30-30 है वहाँ पर। वह झारखंड, राजस्थान दोनों में 29-29 है। सबसे कम मणिपुर में है मृत्यु दर, उसके बाद लद्दाख है और तीसरा केरल है। केरल क्या है, क्योंकि ये विकसित राज्य है और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं का भी जो है यहाँ पर हो चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर। मातृत्व मृत्यु दर यहाँ पर देख लेते हैं। मातृत्व मृत्यु दर यहाँ देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो
या रेट भी इसको आप कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं मातृत्व मृत्यु दर है क्या, उसके बाद आगे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो MMR इसको कहा जाता है। देखिए पहले तो क्या है, ये यहाँ पर देखा जाता है। देखिए माताओं की कितनी मृत्यु है, माता मतलब जिन्होंने नवजात शिशुओं को जन्म दिया है ना, उनकी मृत्यु को बताता है। अब इससे इस रेट से यह आंकड़ा मिल सकता है ना कि जो गर्भावस्था के दौरान जो माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना ख्याल रखा गया है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जा सकता है। इसी हिसाब से जो है आगे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। प्रसव के दौरान, गर्भ के दौरान जो उनकी क्या स्थिति है, कितनी मृत्यु हुई है, जो है वो देखा जाता है। जैसे ले लिया जाएगा 1 लाख शिशु, 1 लाख शिशुओं का जन्म अगर हुआ है ना, 1 लाख शिशु का जन्म हुआ है, तब अब 1 लाख शिशु को जन्म देने वाली जो माताएं होंगी ना, उनकी भी संख्या तो 1 लाख होगी। तो अब उन 1 लाख माताओं में से कितनी की डेथ हो गई है, कितनी माताओं की डेथ हुई है। कितनी मात्रा की डेथ हुई है, की मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई है। अब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि ये गर्भावस्था के दौरान अब दौरान या जो है आप कह सकते हैं शिशु के जन्म के 42 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 42 दिनों के भीतर जो है अगर माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो उनको किस में काउंट किया जाएगा, मातृत्व मृत्यु दर किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक आप समझ गए होंगे कि जो है 1 लाख जन्म पर है, 1 लाख जन्म पर जो है कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, वो गर्भावस्था के दौरान या कहेंगे शिशु को जन्म देने के 42 दिनों के भीतर उनकी कितनी मृत्यु हो जाती है, इसी को ही कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशुओं का मृत्यु रेशियो देखा जा रहा है। ठीक, ये भी है कितने पर, 1000 पर है, वो 1 लाख पर है, और 1000 पर है। 1000 जो है जन्म, ठीक, 1000 जन्म पर, किसके जन्म पर, शिशुओं के जन्म पर कितने शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर जो कितने शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है, वही यहाँ पर देखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हो जाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो कहा जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं मातृत्व मृत्यु दर। भारत के महापंजीयक RGI द्वारा 3 सितंबर 2025 को जारी भारत के मातृ मृत्यु अनुपात पर विशेष बुलेटिन 2021 से 23 के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS पर आधारित भारत में मातृ मृत्यु अनुपात पर विशेष बुलेटिन 21 से 23 के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो में उल्लेखनीय कमी आई है। यह वर्ष 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 42 अंक घटकर वर्ष 2021-23 में 88 हो गया है।
ठीक है, कितना हो गया 88, यानी कि 1 लाख ऐसी माताएं हैं जिन्होंने शिशुओं को जन्म दिया है या जन्म देने वाली है, या जिनके पास गर्भधारण जिन्होंने किया है, उसमें से 88 माताओं की मृत्यु हो जाती है, या तो गर्भ के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, या तो शिशु को जन्म देने के 42 दिनों के भीतर, 42 दिनों के भीतर ये ऐसे जो है मृत्यु को काउंट रखा जाएगा मातृत्व मृत्यु दर में। पहले कितना था, तो देखिए 2000 पहले 93 था, लेकिन अब घटकर कितना हो गया 88 हो गया। अब सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, प्रति लाख जीवित जन पर कितना है, ये जो है ये 146 है। सबसे अधिक कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। सबसे कम है कहाँ पर, केरल में 30 है। सितंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार नवजात मृत्यु दर एनएमआर 2014 में 1000, इसमें बस ये याद रखना है प्रति 1000 जन्मों पर 19 है नवजात मृत्यु दर। सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नवजात मृत्यु दर क्या होता है, 0 से 30 दिन के भीतर। ठीक, ऐसे शिशु जो है जो अब 1 महीने के अंदर ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, 30 दिनों के, इनको नवजात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है या नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। तो अब ये आंकड़ा किस पर लिया जाता है, 1000 पर लिया जाता है। जन्म के समय लिंगानुपात। ठीक, जन्म के समय लिंगानुपात 2022-23 में 914 था, 21 से 23 में हो गया ये आपका 917। लिंग अनुपात कितना है, 917 ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए टोटल फर्टिलिटी रेशियो, कुल प्रजनन दर यानी कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। टोटल फर्टिलिटी रेशियो क्या है, पहले इसको जानते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेशियो ये क्या है, जैसे जो है प्रति युगल का मतलब एक कपल यानी कि जो महिला पुरुष जो है अपने पूरे जीवन में उन लोगों ने, एक कपल ने कितने जो बच्चों को जन्म दिया है, यही उनका जो है क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो होता है। अब चूंकि पूरे भारत का अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है औसत औसत कुल प्रजनन दर कहा जाता है। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेशियो, ये किस पर देखा जाता है, एक कपल पर देखा, एक कपल जो अपने जो है दाम्पत्य जीवन में उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया है, वो उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है या रेशियो होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2023 में कुल प्रजनन दर बिहार में सर्वाधिक है, यानी कि प्रति कपल जो है 2.8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और सबसे कम कहाँ पर है, जो है 1.2 दिल्ली में है। चूंकि देखिए दशमलव इसलिए आया ना, क्योंकि ये एवरेज है, इसलिए दशमलव में आया है। उत्तर प्रदेश में TFR कितना है, 2.6, यानी कि एक कपल के पास एवरेज औसत रूप में 2.6 बच्चे हैं, यानी कि 2 से अधिक और 3 से कम है, ये एवरेज में है, इसलिए दशमलव पॉइंट में आया है। सबसे कम कितना है, दिल्ली में है। देखिए एवरेज भारत में है, भारत में पूरा जो TFR कितना हो गया, 1.9। वन भारत में TFR कितना है, 1.9 है, ये 1.9 है। इसका मतलब क्या है, एक कपल के पास औसत रूप से 2 बच्चों से भी कम बच्चे हैं औसत रूप में। एक चीज यहाँ पर बता दे रहे हैं, जो है अगर TFR, अगर टोटल फर्टिलिटी रेशियो टू टू से कम होगा, 2.1 से कम होगा, किसी देश में भी या किसी राज्य में भी अगर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 से कम होगा, तो वहाँ पर
जनसंख्या में गिरावट होगी, आने वाले समय में क्या होगी, जनसंख्या में गिरावट होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 है, तो ये सब माना जाता है कि वहाँ पर जनसंख्या स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी कम होना होगी ना तो ज़्यादा रहेगी, स्थिर रहेगी। और अगर 2.1 से इससे TFR बढ़ा तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर TFR TFR 2.1 से कम होगा तो यानी कि कुल पॉपुलेशन में कमी होगी, जनसंख्या में कमी होगी, जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। अब ऐसा इसलिए, जैसे कपल है, मान लेते हैं कि एक पति है और जो पत्नी है, तो ये दो लोग हैं। अगर इनके जो दो बच्चे होंगे ना, तभी तो आगे चल कर के जो है जनसंख्या स्थिर रहेगी। अगर इनसे इनके पास दो बच्चे से कम होंगे तो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। मान लेते हैं अगले के पास, जो इनके पास 1.5 ही बच्चे जो एवरेज रूप में देख रहे हैं, तो फिर होगा अब 1.5 जो कपल होंगे, फिर उनके एक बच्चे हो जाएंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पर पॉपुलेशन कम होता जाएगा। और अगर ये 2.1 से अधिक है तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी। यानी कह सकते हैं कि अगर दो लोग हैं, जो पति पत्नी है, अगर उनके दो बच्चे हो गए तो जनसंख्या उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज है कि दो रहेगा तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जनसंख्या ऐसे रहेगी, लेकिन 0.1 क्यों आया है? 0.1 इसलिए आया है कि जो है अगर कुछ बेबी ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु होगी तो माना जाएगा कि कुछ डेथ होगी, लेकिन इसके बाद भी दो बच्चे बचेंगे एवरेज रूप में। इसलिए जो है इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन दर। इसको क्या कहा जाता है, 2.1 को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन दर, यानी कि सब्स्टिट्यूट रेशियो को कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन जो है रेट इसको कहा जाता है, या रेशियो कहा जाता है। ये सब्स्टिट्यूट कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जनसंख्या जितनी थी उतनी ही प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 सांख्यिकी एवं, पहले तो आप जान लीजिए कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये आंकड़ा जारी किया जाता है। सर्वे एंड हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। HCES 2023 ये क्या है, जो हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, इसको क्या कहेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे। हिंदी क्या हो जाएगी, सर्वेक्षण है किस पर, जो है उपभोग एवं व्यय पर, पारिवारिक उपभोग, पारिवारिक, इसको क्या कहेंगे, हाउस होल्ड का मतलब पारिवारिक उपभोग एवं व्यय, व्यय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, ठीक, ये हो जाएगा SCS का पूरा फुल फॉर्म। 2023-24 से लागत 2023 में जुलाई 2024 के अनुसार, ठीक, ये 23-24 का आंकड़ा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय,
मासिक प्रति व्यक्ति, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इसको कहा जाएगा एमपीसी को। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रहा, 4102, और शहरी क्षेत्रों में 6996 पाया गया है। पहले तो इसको याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत उपभोग, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में ना, एक व्यक्ति कितना उपभोग पर खर्च कर रहा है एवरेज रूप में, 4122। और शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति उपभोग पर कितना एवरेज रूप में खर्च कर रहा है, 6996 रुपये। ये है। सिक्किम ने भारत में सबसे अधिक एमपीसी दर्ज किया है। औसत मासिक उपभोग में सबसे अधिक कहाँ पर है, सिक्किम में है, 9377। तो बस यहाँ पर स्टेट याद रख लीजिए, सबसे अधिक मासिक उपभोग व्यय पर खर्च करने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। और सबसे कम यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रख लीजिए, सबसे कम एमपीसी रहा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में उड़ीसा में दर्ज की गई है, जबकि शहरी क्षेत्र में कहाँ पर, पंजाब में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में ग्रामीण और कर्नाटक शहरी में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये याद रख लीजिए। राज्यों के मध्य शहरी ग्रामीण अंतर सबसे अधिक कहाँ पर है, मेघालय में है। मेघालय में, यानी कि जो शहरी उपभोग व्यय है और ग्रामीण उपभोग व्यय है, इनमें सबसे अधिक डिफरेंस है। आप कह सकते हैं वहाँ शहरों में बहुत अधिक उपभोग व्यय होगा और ग्रामीण क्षेत्र में उतना ही कम उपभोग व्यय होगा। सबसे कम यहाँ पर केरल में उपभोग व्यय है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण भारत में एक औसत परिवार अपने कुल मासिक खर्च का करीब 47% खाद्य मदों पर, यानी कि फूड पर खर्च करता है ग्रामीण परिवार, और शहरी परिवार 40%, यानी खाने पीने पर खर्च करते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, ये इतना इम्पोर्टेंट है, वित्तीय समावेशन की बात किया है। आगे चलते हैं, चलिए। अब कृषि संबद्ध क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, पहले तो कृषि आता है, मत्स्य आता है, वानिकी आता है। वानिकी मतलब जो वन इत्यादि, मत्स्य मतलब जो मछली पालन, और खनन, यानी कि जो खानों से निकाले जाते तमाम प्रकार के खनिज, उत्खनन भी उसी से संबंधित है। खनन एवं उत्खनन, ये सारे 5 क्षेत्र आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो सब मिलाकर ये हो गया कृषि में संबद्ध क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां एवं मार्ग। देखिए, दलहनों के विकास, दालों के विकास की बात की गई है। अभी हम लोगों ने बजट में देखा, बजट 2025-26 में एक 6 वर्षीय दलहन मिशन के शुरू करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, नीति आयोग ने क्या कहा है, दालों के विकास में आत्मनिर्भर लाया जाएगा, दालों का उत्पादन अधिक बढ़ाया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है। इसका मतलब सबसे अधिक दालों का उत्पादन भारत में होता है और सबसे अधिक खपत भी भारत में होती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी कल्याण
और टिकाऊ कृषि में दलहनों की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग द्वारा 4 सितंबर 2025 को निर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीति और मार्ग रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में दलहन क्षेत्र के तीव्र विकास और कायाकल्प का रोडमैप तैयार किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बस उसी पर चर्चा करना है। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, 2025-26 में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। ये 6 वर्षीय एक पहल होगा जिसमें अरहर, काला चना, मसूर इत्यादि पर केंद्रित किया जाएगा। इसमें एक उड़द भी शामिल था, हम लोगों ने उसमें देखा था। उत्पादन क्षेत्रीय रूप से केंद्रित है, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का योगदान 55% है, यानी कि दालों के उत्पादन में ये 3 राज्यों का योगदान 55% है। शीर्ष 10 राज्य राष्ट्रीय उत्पादन में 91% से अधिक योगदान करते हैं। अब कर सकते हो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश फर्स्ट पर हो सकता है, सेकंड पर महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान दालों के उत्पादन में। रिपोर्ट में दलहन उत्पादन में लगातार वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2047 तक यहाँ पर 45.79 मीट्रिक टन, एमटी का मतलब मीट्रिक टन उत्पादन पहुंचने का अनुमान है। अब आगे देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट। सांख्यिकी रिपोर्ट यानी कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 27 जून, पहले देखिए क्या होता था, एक होता था NSSO और दूसरा होता था CSO, इन दोनों को मिला दिया गया। NSS क्या होता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसको कहा जाता था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसको कहा जाता था। और CSO क्या होता था, जो CSO वही होता था आपका जो सांख्यिकी का विभाग होता था। इन सबको मिलाकर क्या कर दिया, अब बना दिया गया, NSO बना दिया गया, नेशनल जो है स्टेटिस्टिकल ऑर्गन आपका ऑफिस हो गया। ये चीज़ें हो गई CSO, और ये CSO ही होता था ना, ये क्या जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको कहा जाता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता था। और NSSO इन दोनों को मिलाकर NSO कर दिया गया, एक ही जो संस्था बना दिया गया, पहले अलग अलग होते थे। यहाँ पर NSO यही क्या करता था, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता था, ये CSO जारी करता था राष्ट्रीय। और NSO क्या करता था, ये सैंपल कलेक्ट करता था, सैंपल ये कलेक्ट करता था, नमूना कलेक्ट करता था। तो चलिए अब NSO ही हो गया, दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-24-23 जारी किया गया। तो चलिए देखते हैं अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो यहाँ जो किया गया है। अब यहाँ पर यह देखना है कि GDP में ना, वर्तमान कीमतों पर GDP में यानी कि GBA में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है, 17.8% है। भारत की जीबीए यानी कि आप कह सकते हैं GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना, 17.8% है। अब कृषि का हमने बताया, इसमें कृषि में क्या कहता, जो फसल भी होते हैं, तमाम सब सारी चीज़ें होते हैं, इसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका है, तो फसल क्षेत्र का है। बागवानी भी कृषि में आता है, जो फल इत्यादि की खेती भी कृषि में आता है, मसालों की खेती भी कृषि में आता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, फसल क्षेत्र का है। उसके बाद बागवानी इत्यादि फल इस सब आएंगे। इनमें से अधिक उत्तर प्रदेश का हिस्सा घटकर 17.2% हो गया है, फिर भी वह शीर्ष उत्पादक राज्य है। यानी कि देखिए नेशनल लेवल पर क्या है, 17.8 है प्रतिशत कृषि में योगदान।
अब 54% क्या है, ये यहाँ पर जो है फसल का योगदान होता है। 17.2 क्या है, यहाँ यूपी का है जो जो फसल का योगदान है। लेकिन चूंकि यूपी का जो एग्रीकल्चर लैंड बहुत बड़ा है, कृषि क्षेत्र, इसलिए 17.2% भी होकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए एमएसपी है, ये इम्पोर्टेंट होता है खरीफ फसलों के लिए। जानते हैं आप, एक वर्ष में 2 फसलें होती हैं मुख्य रूप से, 3 होती हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसल। खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो जुलाई में, नवंबर दिसंबर में इसको काटी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 28 मई 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री थे। विपणन सत्र 2025-26 के दौरान, यानी कि इसी आप कह सकते हैं जो जुलाई 2025 का है ना खरीफ फसल, उसके लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, इसकी जो है मंजूरी दी गया। अब एमएसपी क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। एमएसपी देखिए क्या होता है कि जो कृषक होता है ना, कृषि 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 ऐसा क्षेत्र होता है ना जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र होता है, और जो है किसानों को हमेशा जो है सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दो स्थितियां होती हैं, अगर कृषि में उत्पादन अगर हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा हो जाए, और या तो उत्पादन ना हो, दोनों कंडीशन किसानों के लिए बहुत ही खराब होती है। अगर उत्पादन जो एक सीमा से अधिक हो जाता है, तो जो किसान का उपज होता है ना, उसका मूल्य मार्केट में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपूर्ति बढ़ जाती है, और जिस चीज़ की भी आपूर्ति सप्लाई बढ़ जाएगी ना, डिमांड से काफ़ी अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो उसकी कीमत मार्केट में कम हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं किसान किसी वजह से जो अधिक उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, तो फिर क्या होगा, उतना उसको रेट नहीं मिल पाएगा मार्केट में। तो उसको जो फिर क्या होगा, कृषि करने में जो आप कह सकते हैं घाटा ही होगा, उतना मुनाफे का सौदा नहीं रह जाएगा, पहली कंडीशन। पे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि उस वर्ष क्या मानसून अच्छी ना हो, वर्षा अच्छी ना हो, और इन सब वजह से जो है सूखा इत्यादि पड़ जाए, तो फिर क्या होगा, जो है उपज उनका पैदावार उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन जब उनका कम होगा तो फिर से उनका नुकसान है, क्योंकि उपज ही नहीं है आपके पास, तो आप बेचेंगे क्या। जब बेचेंगे नहीं तो कभी कभी ये होता है कि लागत भी नहीं निकल पाती है। इसलिए कृषि जो है ये कच्चा व्यापार, आप कह सकते कच्चा सौदा माना जाता है, और इसमें हमेशा जो नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो दोनों कंडीशन खराब है। तो यहाँ पे इसलिए सरकार आती है, सरकार ये कहती है कि भाई देखिए, अगर आपका फसल जो है ज़्यादा हो जाएगा, और उत्पादन पैदावार अगर ज़्यादा हो जाएगी, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जो उपज है ना, हम उसी कीमत पर लेंगे, उसमें कीमत पे कम नहीं करेंगे। जितनी कीमत की घोषणा हमने पहले कर दिया है, उसी कीमत पर लेंगे। इसलिए जब फसल बुआई का समय आता है ना, तभी सरकार घोषणा कर देती है कि जो है हम आपके जो उपज है, जो फसल है, अनाज है ना, इसी कीमत पर लेंगे जो हम घोषणा कर रहे हैं, आपका पैदावार चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो यह किसानों को एक प्रकार से आप कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। अब किसान यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, वो पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कम से कम उनके लिए एक निश्चित मूल्य तो हो गया। इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, एमएसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। इसका मतलब कि सरकार जो है समर्थन दे रही है कम से कम इतने मूल्य का, और ये क्या है, आप कह सकते हैं ये गारंटी है कि इतना मूल्य देंगे। अगर जो है सरकारी केंद्रों पर, सरकारी क्रय केंद्रों पर आप उस जो है उपज को जाकर किसान बेचेंगे, तो इतना रहेगा। टोटल जो है 24 फसलों के लिए
24 रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के लिए टोटल 24 फसलें होती है ना, जिसके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा। और सरकार ने बाकायदा ना इसके लिए जो है एक आयोग का भी गठन किया है। इसको कहा जाता है कृषि एवं मूल्य आयोग। कृषि एवं मूल्य आयोग यही क्या है, इसको कहा जाता है CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हाँ चलिए देखते कृषि एवं मूल्य आयोग। देखिए कृषि एवं मूल्य आयोग नहीं है, इसको कहा जाता है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। लागत मूल्य आयोग इसका है, तो CACP हो गया। CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कास्ट प्राइस इसको कहा जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये हो गया। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। पहले क्या था, कृषि मूल्य आयोग था। पहले इसको कहा जाता था कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था। आयोग कृषि मूल्य आयोग। लेकिन क्या किया गया 1985 में इसका नाम बदल दिया गया, इसको कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये कहा जाने लगा 1985। तो यही जो है कमीशन है ना, भारत सरकार के अधीन ये है। यही जो एमएसपी की जो है सिफारिश करता है, सरकार से कहता है कि इतने एमएसपी होना चाहिए, तो सरकार उस पर निर्णय लेती है। ये रिकमेंड करती है, सरकार उस पर निर्णय लेती है। हालांकि जो इसका सुझाव है ना, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए खरीफ फसलों 14 फसलों के लिए, खरीफ में 14 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। और यहाँ पर देखिए दो तीन आपका जो है उपज महत्वपूर्ण होते हैं जिनको याद करना इम्पोर्टेंट है। तो धान का सबसे अधिक पूछा जाता है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। जो पिछले साल था ना, उसकी अपेक्षा 69 रुपया बढ़ा दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य श्रेणी का कितना हो गया, 2369 रुपये। यानी कि एक कुंटल के लिए अब रेट कितना मिलेगा, सरकारी रेट आप कहेंगे 2369। पहले कितना था, इसका मतलब 2300 रुपया था, इसमें प्लस 69 रुपया और अब की बार ऐड कर दिया गया, तो 2369 रुपया हो गया, एक प्रति कुंटल हो गया। देखिए अब फिर अगले, ये हमेशा हर साल इसमें जो है एमएसपी घोषणा की जाती है। यहाँ पर लिखा है धान ए श्रेणी के, ए श्रेणी का मतलब जो अच्छी क्वालिटी का होगा, पैडी ए ग्रेड के एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जिसे 23,000 2389। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, 2069 रुपये 2369 है, ये सामान्य धान का है, सामान्य धान, ठीक। और ये ग्रेड का है, इसमें 20 रुपया और ऐड कर दीजिए, 2389 रुपये, 20 रुपये और कर दीजिए, तो ए ग्रेड का हो जाएगा। धान किसका, ए ग्रेड का हो जाएगा, ये एमएसपी है। नाइजर सीड 820 रुपया है, सबसे अधिक कितना है कुंटल, इसमें जो इजाफा किया गया पिछले वर्ष की अपेक्षा 820 रुपया बढ़ाया गया है नाइजर सीड का। उसके बाद रागी 596 रुपये, ये जो है वृद्धि किया गया है। दूसरे स्थान पर कपास मध्यम रेशम लंबे रेशे 589 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि तीसरे स्थान पर किया गया है।
सबसे अधिक जो वृद्धि किया गया ना किसमें किया गया, नाइजर सीड में, और दूसरा है 596 रुपए रागी में वृद्धि किया गया है। और कपास में कितना वृद्धि किया गया, 589। तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किया गया कीमत में, एमएसपी में। अब यहाँ पर देख लीजिए 2025-26 का, तो 2369 रुपये, और ए ग्रेड का 20 रुपये और बढ़ा दीजिए, ये हो गया। अब ये क्या लाभ परसेंटेज में ये दिखा रहा है कि जो है इस उपज में किसानों को 50% फायदा हो रहा है इसी खेती करने में, आप कह सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है जितना ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए तुअर आ रहा का कितना, 8,000 रुपये, आप कह सकते हैं जो है ये कुंटल है, प्रति कुंटल है ये प्रति कुंटल है, तो 100 कुंटल हो गई, तो यानी कि 80 रुपया सरकार दे रही है अरहर पर। उड़द 7800 है आपका। नाइजर सीड में देखिए 9537 हो गया, कपास 7710, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 8110। यानी कि इसमें जो है आपका बढ़ा देंगे 400 रुपये, इसमें बढ़ा देंगे तो आपका ये लंबी रेशे वाला कपास हो जाएगा, मध्यम रेशे वाला कपास हो जाएगा। बाजरा 63% हुआ, मक्का 59%, तुअर 59%, उड़द 63%। किसानों को उनकी उत्पादन लागत सबसे अधिक अपेक्षित लाभ, सबसे अधिक लाभ देखिए किस पर दिया गया है, तो ये यहाँ पर सबसे अधिक कितना है, 63%। ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसानों को किस पर हो रहा है, तो ये बाजरा पर हो रहा है। मक्का पर 59 रुपया हो रहा है, 59% हो रहा है, ये यहाँ पर 59% हो रहा है। प्रमुख फसलों का उत्पादन, तृतीय अग्रिम अनुमान, यानी कि जो फसलें हैं ना उसका उत्पादन कितना होगा, कितना कुंटल उत्पादन होगा। प्रमुख फसल देखिए, तो पहले तो कुल खाद्यान्न का पूछा जाता है, कुल खाद्यान्न में कुल खाद्यान्न कितना कुंटल रहने का अनुमान है उत्पादन, उसमें परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ पिछले वर्ष की अपेक्षा। फिर धान का पूछ लेता है, धान का उत्पादन जो कितना वर्ष, कितना कुंटल इस वर्ष रहने का अनुमान है। गेहूं का कितना कुंटल उत्पादन रहने का अनुमान है। ये सब कुछ प्रमुख चीजें हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। 28 मई 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के प्रमुख फसलों खरीफ, रबी एवं जायद के उत्पादन की तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए। 2024-25 में तृतीय अग्रिम अनुमान इस प्रकार से है, तो देखिए सबसे अधिक कुल खाद्यान्न 3,539.59 टन है, ये है उत्पादन कुल खाद्यान्न का। कब का है, 2024-25 का है, 2024-25 का अनुमान है। अब पिछले वर्ष की अपेक्षा 6.52% अधिक है, पिछला वर्ष मतलब 2023-24 की अपेक्षा 6.52% क्या है, अधिक है। चावल का उत्पादन 2024-25 में थर्ड जो है आपका एनुअल एस्टीमेट, आप कह सकते हैं अग्रिम अनुमान कह सकते हैं, कुल चावल उत्पादन कितना है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1490.74 लाख टन, लगभग 15 लाख टन है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 112 लाख टन अधिक जो है वृद्धि हुआ है। गेहूं का उत्पादन 1175.07 लाख टन, 1175, इसको याद रख लीजिए, 1175 1490 ये हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक खाद्यान्न किसमें, चावल का उत्पादन अधिक है गेहूं की अपेक्षा।
पूछ लिया जाता है। श्री अन्न का उत्पादन, श्री अन्न का मतलब जो मोटे अनाज होते हैं ना, उनको कहा जाता है श्री अन्न कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सबको कहा जाता है। तो ये कितना है, 4.43 लाख टन है श्री अन्न। 4.43 लाख टन ये हो गया। सोयाबीन का उत्पादन 151.80 लाख टन। रेपसीडियम सरसों का 126.06 लाख टन। जीनोम संपादित चावल, दो किस्म है इसकी, देखिए DRR धान 100 कमाला और पूसा DST धान 1 को जारी किया गया। एक ये उन्नत किस्म की फसलें हैं, आप कह सकते हैं जीनोम एडिटेड है, यानी कि इसके जीन में कहीं ना कहीं जो सुधार किया गया, परिवर्तन किया है। तो दो चीजें हैं, भारतीय कृषि के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए भारत ने सफलतापूर्वक जीनोम उत्पादित चावल की दो किस्में विकसित की गई। ये दोनों को आप एक बार जरूर देख लें। अब मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, अब यहाँ पर देखना है दूध इत्यादि का उत्पादन कितना है, वो चीजें यहाँ पर है। कितना है, देखिए एक चीज है, 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार पशुपालन डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, ये स्टेटिक्स डाटा का विमोचन, एक डाटा आया है ना पशुपालन से संबंधित, ठीक है, वही यहाँ पर देखना है। 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन 2023-24 के दौरान, ये इम्पोर्टेंट है, ये दूध का उत्पादन है, दूध का उत्पादन इतना है 239, यानी कि 240 मिलियन टन, इसको याद रखेंगे, 240 मिलियन टन। कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर, FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन ये हो गया आपका 25% लगभग योगदान है विश्व में, कितना है, लगभग 25% योगदान है दूध के उत्पादन भारत का। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, 471 ग्राम, यानी कि एक व्यक्ति कितना दूध पा रहा है एवरेज रूप में, 471। हो सकता है कोई व्यक्ति 2 लीटर पा रहा, कोई व्यक्ति 0 ग्राम पा रहा हो, तो 471 ग्राम, ये इम्पोर्टेंट है, 471 ग्राम दूध है प्रति व्यक्ति, ये औसत है, औसत है, देश का औसत है। इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ निकाल लेंगे कुल उत्पादन दूध का कितना है, उसके बाद जो जनसंख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ये दूध का उत्पादन निकल आएगा। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश ये पहले स्थान पर है 16.21%, राजस्थान दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है डाटा आपका, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी के बाद गुजरात, ये हो गया आपका। FAO के अनुसार कुल अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत, अंडा में पहले स्थान पर चीन रहता है, दूसरे पर भारत है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है भारत विश्व में चीन, USA और ब्राजील तथा रूस के बाद 5वें स्थान पर है। अच्छा, ये दूसरा कुछ है क्या, मांस में भारत 5वें स्थान पर, मांस उत्पादन में
मांस उत्पादन में 5वें पर है भारत। पहले पर है चीन। अंडा उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक। तमिलनाडु दूसरे पर अंडा उत्पादन में, तेलंगाना तीसरे पर है। यूपी का इसमें शीर्ष 5 राज्यों में यूपी का स्थान नहीं है। सबसे ज्यादा अंडा आप जानते हैं हैदराबाद से आता है। कहाँ से? हैदराबाद से आता है। अब हैदराबाद कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। यहाँ तेलंगाना को अलग नहीं किया है इन लोगों ने शायद। अब हैदराबाद तो तेलंगाना में हो गया है। तो अब देखिए मांस उत्पादन में जो भारत 5वें स्थान पर है, तो राज्य देख लेते हैं कौन सा। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। यहाँ बहुत मांस खाते हैं क्या लोग। पहले स्थान पर मांस। यूपी भी देखिए टक्कर दे रहा है, खाने वाले भी तो हैं यहाँ पर। यूपी दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे पर है। ऊन उत्पादन देखिए, ऊन उत्पादन का यहाँ देना है। सबसे अधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य भारत में है उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान है। दूसरे पर है जम्मू कश्मीर और तीसरे पर है गुजरात, चौथे पर है महाराष्ट्र। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। रबी फसल क्या हो जाएगा, कब का हो जाएगा? तो ये रहेगा आपका जो है 2025 2024-25 का होगा ना, 24-25 का होगा। विपणन सत्र 25-26 में, ठीक है, ये 16 अक्टूबर को ही कर दिया गया था घोषणा। एमएसपी तो रबी फसलों में मुख्य रूप से गेहूं इत्यादि आते हैं। गेहूं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? 300 रुपये प्रति क्विंटल। किस प्रोडक्ट में हुआ है? तो रेपसीड एवं सरसों में हुआ है। रेपसीड एवं सरसों में हुआ सबसे अधिक उत्पादन। गेहूं का है देखना है, तो गेहूं का 2025-26 में है कितना? तो आपका ये लागत है, ये है 24-25, याद रखने में आसानी है 24-25। ठीक, 25-26 का कितना है? तो 24-25 है। जौ का 1980 है। इसी में सबसे अधिक वृद्धि किया गया किसमें? तो रेपसीड किया गया, 300 रुपये अधिक बढ़ा दिया गया पिछले वर्ष की अपेक्षा। ये याद रखिए। चना 6700 है, मसूर 6700, चना 5650 है। तो ये हम लोगों ने कृषि का पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो रहेगा उसको देखेंगे।